चले अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कोएगुलेशन एंड दी काइनिन पाथवे। पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि कैसे प्राइमरी प्लेटेड प्लाक का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उस प्लाक के ऊपर जो जाल बनता है, जो फिब्रिन का जाल बनता है, बनता कैसे। तो यानी कि जो सोल्यूबल फिब्रिनोजन होता है वो इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट होता है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस फिब्रिन के बनने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है साहब, कोएगुलेशन कहा जाता है। एक बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, कोएगुलेशन प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा की, यानी कि जाल बनने के लिए ना तो आरबीसी की जरूरत है, ना डब्ल्यूबीसी की, ना प्लेटलेट की, सिर्फ इकलौता प्लाज्मा भी फिब्रिन का, इकलौता प्लाज्मा भी क्या कर सकता है, फिब्रिन का जाल बना सकता है आराम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुने मेरी बात को ध्यान से। देखो ये जो कोएगुलेशन पाथवे है ना, इसके लिए आपने पहले पढ़ा भी होगा, दो प्रकार के पाथवे होते हैं, एक तो होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है क्या, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, और इन दोनों को जोड़कर फिर बीच में एक आएगा कौन सा पाथवे, कॉमन पाथवे। अभी अपन सबको आराम से डिस्कस करेंगे। पहले अपन एक बार मतलब समझ लेते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या है। एक्चुअली ना ये वो पाथवे है जो कि ब्लड वेसल के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो क्लोटिंग फैक्टर्स है ना, ब्लड वेसल के अंदर ही एक्टिवेट हो गए, तो हमने क्या कहा, ये इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अब ऐसे कैसे एक्टिवेट हो गए समझते हैं। देखो जब भी एंडोथेलियल सेल की इंजरी होगी ना, तो बताओ कोलेगन एक्सपोज होगा नहीं होगा, होगा सर, क्योंकि सर आपने बताया था जो एंडोथेलियल सेल्स होती है ना उसके नीचे कोलेगन होता है, तो बताओ कोलेगन एक्सपोज होगा नहीं होगा, होगा। और उसके नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ सर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी दिख रही है, यानी कि जो कोलेगन उस सब एंडोथेलियल सेल के नीचे वाला जो कोलेगन है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और जो ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होती है ना, ये क्या करती है, फैक्टर 12 को अपने पास बुलाती है और उसको एक्टिवेट कर देती है 12 में। फैक्टर 12 को पता है इसके घर वाले किस नाम से पुकारते हैं, हैगमन फैक्टर के नाम से पुकारते हैं, HEGMEN। ठीक है, अब जो फैक्टर 12 होता है ना, वो छुपके से किसको बुलाता है, फैक्टर 11 को अपने पास में, और वो 11 को 11A में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जो फैक्टर 11A होता है वो 9 को अपने पास बुलाता है और 9 को किस में कन्वर्ट कर देता है, 9A के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसको अपन ऐसे याद रखते हैं 12, 11 और 9। ठीक है, अब यहीं से हम कुछ डिजीज भी देखते हुए चलेंगे हाथों हाथ। देखो एक बीमारी होती है, इसमें फैक्टर 11 की कमी होती है, उस बीमारी का नाम होता है क्या, हीमोफीलिया सी। ठीक है, एक बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है, फैक्टर 9 की कमी होती है। ठीक है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, उस बीमारी का नाम होता है हीमोफीलिया बी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। आए एक बात और मैं यहीं से समझाने की कोशिश करूंगा, सुनना ध्यान से। ठीक है, कि जो फैक्टर अब क्या होता है, जो फैक्टर 9 होता है ना, ये फैक्टर 10 को फैक्टर 10A में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक आदमी चाहिए होता है फैक्टर 8। कौन चाहिए होता है, फैक्टर 8। ठीक है, और फैक्टर 8 की कमी होती है पता है कौन सी बीमारी के अंदर, हीमोफीलिया ए के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको याद करना होगा कि हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी तीनों के अंदर कौन सा पाथवे बर्बाद होगा, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन बर्बाद होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चले साहब, उसके बाद मैं एक बात यहीं पर ही बता देता हूं कि इंट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करने के लिए कौन सा टाइम देखते हैं हम, इंट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करने के लिए हम देखते हैं APTT टाइम। क्या देखते हैं बेटा, APTT टाइम। ये बात याद रखना, इसलिए है ना हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी तीनों में क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे बर्बाद होता है, यही कारण है कि वहां पर APTT टाइम क्या आने वाला है, बड़ा हुआ आने वाला है। ठीक है, चलो उसके बाद आपको एक बात और बताता हूं, ऐसे एक बीमारी हम अभी काइनिन कैस्केड देखेंगे। अभी काइनिन कैस्केड क्या होता है, आपको सिर्फ इतना समझना है, एक चीज होती है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन। क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन। ये क्या करता है, इसका भी काम होता है किसको एक्टिवेट करना, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करना। ठीक है साहब, ठीक है। अब ये जो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन होता है ना, ये कन्वर्ट होता है किसमें, ब्रेडिकाइनिन में। ठीक है सर, इसको कन्वर्ट कौन करता है, इसको कन्वर्ट करता है कैलिकैरिन। कौन करता है, कैलिकैरिन। ठीक है, अब आपको अभी जो कैलिकैरिन है ना, कैलिकैरिन को इनिबिट करने का काम होता है। कैलिकैरिन को कौन इनिबिट करता है, C1 ईस्टरेज इनिबिटर। कौन, C1 ईस्टरेज इनिबिटर। यानी कि आप ये कह रहे हो कि C1 ईस्टरेज इनिबिटर कैलिकैरिन को इनिबिट करता था, ताकि वो किसको इनिबिट करता था, कैलिकैरिन को, ताकि वो हाई मॉलिक्यूलर वेट को, हाई HMWK को ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन एक बीमारी होती है जिसके अंदर ना इस C1 ईस्टरेज इनिबिटर की कमी होती है। C1 ईस्टरेज इनिबिटर की क्या होती है, कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, और उस बीमारी का नाम होता है हेरिडिटरी एंजियोइडीमा। क्यों, अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि अगर C1 ईस्टरेज इनिबिटर की कमी होगी तो ये कैलिकैरिन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन ब्रेडिकाइनिन में ज्यादा कन्वर्ट होगा। और अगर ये ब्रेडिकाइनिन में ज्यादा कन्वर्ट होगा, ब्रेडिकाइनिन का काम होता है
ब्लड वेसल को डायलेट करना, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करना। तो बताओ अगर ब्लड वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो बताओ एंजियोइडिमा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन हेरिडिटरी एंजियोइडिमा। आपको याद रखना है हेरिडिटरी एंजियोइडिमा में किसकी कमी होती है? C1 ईस्टरेज इनहिबिटर की डेफिशिएंसी होती है। और C1 ईस्टरेज इनहिबिटर कैलिकाइनिन को इनहिबिट करने का काम करता था। ठीक है, एक बात और यहीं से एक और क्वेश्चन एग्जाम का याद करा रहा हूं, हेरिडिटरी एंजियोइडिमा में कभी भी एस इनहिबिटर मत देना। क्यों? समझेंगे इसको भी ध्यान से। देखो जो ब्रेडिकाइनिन होता है ना, ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट करने का काम होता है एस एंजाइम का। ठीक है, अब हेरिडिटरी एंजियोइडिमा में तो ब्रेडिकाइनिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, और अगर आपने एस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया एस इनहिबिटर देकर, तो बताओ ब्रेडिकाइनिन और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट करने का काम किसका होता है? एस एंजाइम का। और अगर आपने एस इनहिबिटर देकर एस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो ये ब्रेडिकाइनिन और एक्टिवेट हो गया। इसलिए हेरिडिटरी एंजियोइडिमा में क्या कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं? एस इनहिबिटर कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं। चले साहब, इससे ये बहुत अच्छी बीमारी थी जो आपको याद रखनी है। चले उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? एक्सटेंसिव पाथवे के बारे में। तो आए तो आपको एक बात देखनी होगी कि भाई ये एक्सटेंसिव पाथवे क्या है। देखो ये ब्लड वेसल के अंदर से स्टार्ट नहीं हुआ, ये ब्लड वेसल के बाहर से कुछ ऐसी चीज निकली जो डैमेज्ड सेल्स होती है ना, जब टिश्यू की इंजुरी होती है तो जो इंजर्ड सेल्स होती है वो चीज रिलीज करती है टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल के बाहर जो इंजर्ड सेल्स होती है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? फैक्टर 7A में एक्टिवेट, फैक्टर 7A में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब फैक्टर 7 को 7A में कन्वर्ट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉमन पाथवे के बारे में। तो आ जाएं, आपको कॉमन पाथवे के बारे में क्या याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर जो 10 होता है ना वो 10A में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। और फिर जब फैक्टर 10A के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन को क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बिन होता है ये क्या करता है? ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन के मोनोमर के अंदर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि फिब्रिनोजन को क्लोटिंग फैक्टर नंबर 1 कहते हैं अपन। ठीक है, अब फिब्रिन के मोनोमर तो बन गए, लेकिन अब इन फिब्रिन के मोनोमर की क्या होगी? क्रॉस लिंकिंग। अब ये फिब्रिन के मोनोमर क्रॉस लिंक करके एक फिब्रिन का जाल बना लेते हैं जो कि प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो जाल बनने की प्रोसेस है ना, ये फिब्रिन मोनोमर का फिब्रिन पॉलीमर में कन्वर्ट होने के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है, फैक्टर 13A। इसको फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये फिब्रिन को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या करनी है? यहाँ पर याद रखनी है। चले आए, अब कुछ बातें मैं और बताने जा रहा हूं, इस चीज से समझे ध्यान से। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, वो क्या दिख रही है? ध्यान देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अपने 2 एंटी कोएगुलेटिंग प्रोटीन होते हैं जो कि जाल बनने को रोकते हैं। इसका नाम होता है प्रोटीन C और प्रोटीन S। ये वो लोग हैं जो जाल बनने को रोकते हैं। अब सर कैसे रोकते हैं जाल बनने को? तो आएंगे, ये प्रोटीन C प्रोटीन S क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं। सर किसको इनहिबिट करते हैं? फैक्टर 5 को और फैक्टर 8 को, यानी कि प्रोटीन C और प्रोटीन S फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनहिबिट करके जाल बनने को रोकते हैं। ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक बात और बता रखी है बहुत बढ़िया, वो क्या है? देखें ध्यान से, ये आपको फैक्टर 10A दिख रहा है। हाँ सर, क्या बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती है जो इस फैक्टर 10A को इनहिबिट करती है? कौन सी है एक बार देखते हैं। हिपैरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, और कुछ दवाइयां जो डायरेक्ट फैक्टर 10A को इनहिबिट करती है, अपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन, क्योंकि इनके नाम में ही क्या आ रहा है? फैक्टर 10A आ रहा है। ठीक है, और बैन यानी कि इसको क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। फोंडापाइरोनॉक्स। ठीक है, तो ये सब क्या होती है? फैक्टर 10A को इनहिबिट करती है। चलें फिर एक बात और देखेंगे। अब है ना यहाँ पर आप एक बात और देखेंगे कि यार ये अपना थ्रोम्बिन है यानी कि फैक्टर 2 है, इसको इनहिबिट करने वाली भी कुछ दवाइयां होती है, जैसे कि हिपैरिन। देखो हिपैरिन दोनों को इनहिबिट करता है, फैक्टर 2 को भी और फैक्टर 10 को भी। ठीक है, और एक होती है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट करे। इसके अंदर पहली दवाई आती है बिवालिरुडीन, जो बिवालिरुडीन होती है, और दूसरी एक होती है क्या? डेबिगेट्रन। फिर से दोनों में अंतर क्या है? दोनों डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती है, लेकिन बिवालिरुडीन अपन ना पेरेंटल ड्रग होती है यानी कि आईवी वाईवी देते हैं, और डेबिगेट्रन अपन ना गोलियां खिलाते हैं यानी कि ओरल ड्रग होती है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्यों? इससे बहुत सारी बीमारी आगे मैं सिखा दूंगा। ठीक है, चले अब आए कुछ बातें और करते हैं लास्ट। अब क्या हुआ? ये फिब्रिन का जो मैश बन गया ना, बिल्कुल सही बात है। अब है ना इस फिब्रिन के मैश को तोड़ा जाता है, इस फिब्रिन को डिग्रेड किया जाता है, इस फिब्रिन के बेस को क्या किया जाता है? डिग्रेड किया जाता है। और जब ये जाल टूटता है ना, तो इस जाल के टूटने से पता है कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं डी डाइमर। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में DIC या फिर कोएगुलेशन हो रहा होता है ना, तो डी डाइमर की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। अब सवाल तो ये उठता है सर कि वो कौन है जो कि फिब्रिन को काटता है, वो कौन है जो फिब्रिन को काटता है, फिब्रिन के जाल को काटता है? वो होता है प्लाज्मिन। अच्छा, तो मतलब ये वो प्लाज्मिन है जो फिब्रिन को क्या करता है, काटने का काम करता है, फिब्रिन के जाल को। ठीक है, अब प्लाज्मिन बनता है किससे? प्लाज्मिन बनता है सब प्लाज्मिनोजन से। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि प्लाज्मिन प्लाज्मिनोजन से बनता है, लेकिन इसको बनाता कौन है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ओके, अब यहां से भी हम कुछ ड्रग्स याद करेंगे, बढ़िया शानदार, सुने ध्यान से। तो देखिए कैसे, देखो कुछ दवाइयां होती है जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होती है। थ्रोम्बोलाइटिक मतलब जो थ्रोम्बस को तोड़ने का काम करती है, जो जाल को काटने का काम करती है। अच्छा सर, अगर आपको जाल को कटवाना है यानी कि आपको प्लाज्मिन को मार्केट में लाना पड़ेगा, और प्लाज्मिन को लाने के लिए हमें प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होती है, जैसे कि हम बात करो जो एल्टीप्लीज, रेटिप्लीज, टनक्टिप्लीज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करती है ताकि प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाए और वो फिब्रिन के जाल को क्या कर दे, काट दे। फिर यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, कुछ एक दवाइयां होती है एंटी फिब्रिनोलाइटिक, जो है ना जो फिब्रिन के जाल को कटने से रोकती है। तो वो कैसे काम करती है? वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इनहिबिट करती है। वो दवाई का नाम एमिनो कैप्रिक एसिड और ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों एंटीफिब्रिलाइटिक ड्रग्स टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इनहिबिट करती है और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करती है। इस तरीके से आपको ये पूरा पाथवे क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात और याद कराऊंगा कि जितने भी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, सारे क्लोटिंग फैक्टर हमारा लिवर बनाता है। अच्छा, यानी कि सर आप कह रहे हो सारे लिवर बनाता है एक को छोड़ के, यानी कि कैल्शियम को छोड़ के, और कैल्शियम कहलाता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4। क्या कहलाता है? क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4। ये बात आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कैल्शियम लिवर नहीं बनाएगा, ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात और सिखा देता हूं, ये कैल्शियम का क्या रोल होता है क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने के अंदर, तो मैं समझा रहा हूं, सुनना। देखो, जो 12A वाला फैक्टर था ना, वो 11 को एक्टिवेट कर रहा था, तो पहले इन दोनों को पास में आना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि क्लोटिंग फैक्टर के पास है ना एक CO माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। सर ऐसा कैसे? क्योंकि इनके एक विटामिन के जो होता है ना, विटामिन के, वो क्या करता है, या गामा कार्बोक्सिलेशन कराता है ग्लूटामिक एसिड का। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा भी सही कि इन क्लोटिंग फैक्टर के ग्लूटामिक एसिड पर CO माइनस ग्रुप जोड़ने का काम होता है किसका? विटामिन के का। ठीक है, अब कैल्शियम क्या करता है, इन दोनों को साथ में पकड़ता है, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज इसको पकड़ेगा, एक इसको पॉजिटिव पकड़ेगा। जब ये दोनों पास में आएंगे ना, तभी पता है फैक्टर 12A है ना 11 को 11A में कन्वर्ट कर पाता है। इसलिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है किसके अंदर? क्लोटिंग फैक्टर के अंदर। और दूसरा रोल होता है विटामिन के का, क्योंकि विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर के ग्लूटामिक एसिड पर क्या लगाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगाता है, ताकि वो नेगेटिवली चार्ज बन पाए। ठीक है, आगे अपन इसको डिस्कस भी करेंगे। चलें, एंड नेक्स्ट चार्ट की तरफ देखते हैं, पर आ जाए तो देखिए, अब यह है साहब क्या कि विटामिन के डिपेंडेंट कोएगुलेशन कैसे होता है, कि मतलब विटामिन के कैसे कोएगुलेशन करवाता है, तो समझेंगे, ध्यान से आ जाए। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो विटामिन के होता है ना, वो कौन कौन से फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेट करता है, ध्यान सुनेंगे, ये एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को। यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो विटामिन के होता है वो खुद जब एक्टिव से इनएक्टिव होगा, वो खुद जब एक्टिव से इनएक्टिव होगा तो वो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 और ना प्रोटीन सी और प्रोटीन 7 को, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि 2, 7, 9, 10 जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये तो क्लोट बनाने के काम आते हैं, तो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस होता है ना, ये एंटी क्लोटिंग होता है, ये क्लोट जाल बनने को रोकता है। ठीक है, दोनों को एक्टिवेट करने का काम किसका है? विटामिन के का। अब विटामिन के काम कैसे करता है? ये क्या करता है, इन क्लोटिंग फैक्टर के ग्लूटामिक एसिड पर, है ना, ग्लूटामिक एसिड के गामा कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ देता है। विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर के ग्लूटामिक एसिड के गामा कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ देता है, ताकि ये क्लोटिंग फैक्टर्स क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या विटामिन के जब इनएक्टिव हो गया तो इसको वापस, है ना भाई साहब, एक्टिवेट किया जाता है। अच्छा सर, इसको वापस एक्टिवेट कौन करता है? इपॉक्साइड रिडक्टेज। अच्छा, ये एंजाइम का नाम कैसे दिया गया? देखो, विटामिन के की इनएक्टिव फॉर्म थी ऑक्सीडाइज, अब इसको दोबारा से रिड्यूस किया जा रहा है, तो एंजाइम का नाम क्या देंगे? रिडक्टेज। और इसके पास कौन सा ग्रुप होता है? इपॉक्साइड, तो नाम क्या दिया? इपॉक्साइड रिडक्टेज। ठीक है,
एक दवाई होती है वॉरफेरिन, आपको पता होगा ये जो वॉरफेरिन नाम की दवाई होती है ना, ये पॉक्सा डिडक्टेज को ही इनिबिट करती है। और क्योंकि इसने इसको इनिबिट कर दिया तो बताएं क्या विटामिन के बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और लिवर फेलियर के अंदर भी क्या हो गया, ये पॉक्सा डिडक्टेज क्या हो गया, इनिबिट हो गया। ठीक है, तो विटामिन के नहीं बन पाएगा तो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए वारफेरिन से जीवन भर याद रखना कि आपने किसी मरीज को वारफेरिन दिया और उसको अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है ना, तो उसके इलाज के लिए हम विटामिन के तो देते हैं, ये तो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। मेन चीज जो आपको देनी होगी ना, वो देनी होगी रेडीमेड क्लोटिंग फैक्टर, जैसे कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रैब प्रेसिपिटेट में जो पाए जाते हैं। क्योंकि विटामिन के को काम दिखाने में टाइम लगेगा, लेकिन मां तो बैंकर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर हमें एक्टिवेटेड रेडीमेड क्लोटिंग फैक्टर देने, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रैब प्रेसिपिटेट के रूप में। यानी कि वारफेरिन टॉक्सिसिटी में अगर कभी सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी तो मरीज को क्या चढ़ाएंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायो प्रेसिपिटेट। चले, इतनी बातें आपको क्लियर कर दी। अब कुछ बातें और समझते हैं, नीचे चलते हैं इसके थोड़ा सा। अब ध्यान सुने, अब जो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं ना, ये क्या करते हैं हमें पता है सर, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। अभी अपन ऊपर सीख कर आए हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो एंटी कोएगुलेंट है ना, अब जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस एक्टिवेट हुए थे ना, ये कैसे काम करते हैं थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। आए एक बार नीचे आते हैं। ये प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, तो इनका कुछ नहीं है। आपको एक बात समझनी होगी, क्या समझनी होगी, एक मिनट। हाँ देखो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एंडोथेलियल सेल्स होती है ना, उसके पास थ्रोम्बोमोड्यूलिन होता है और उसके ऊपर जुड़ता है थ्रोम्बिन। जैसे ही थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्रोटीन सी को एक्टिवेटेड प्रोटीन सी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये एक्टिवेटेड प्रोटीन सी प्रोटीन एस के साथ मिलकर क्या करती है, फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को काट देती है, यानी कि उसको इनएक्टिवेट कर देती है। यानी कि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं, एक बीमारी होती है फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन। फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो फैक्टर 5 होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो है ना प्रोटीन सी और प्रोटीन एस से है ना इनिबिट नहीं हो पाता। एक ऐसा फैक्टर 5 होता है जो कि प्रोटीन एक्टिवेटेड प्रोटीन सी से इनिबिट नहीं हो पाता। बीमारी का नाम होता है फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन। ठीक है, चले उसके बाद हम आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये वाली लाइन क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए थ्रोम्बिन का मॉलिक्यूल है। देखो जो हिपैरिन होता है ना, हिपैरिन पता है कैसे काम करता है, ये क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कर देता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ये अपना हिपैरिन का मॉलिक्यूल है और ये अपना कौन है, एंटी थ्रोम्बिन 3 है। ठीक है, और जैसे एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 है ना, ये इनिबिट करता है थ्रोम्बिन को और फैक्टर 10A को। किसको इनिबिट करता है, थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A। ये सबसे ज्यादा याद रखने आपको। बाकी 7, 9, 11 और 12 को भी एक्टिवेट करता है, लेकिन मोस्टली ये दो फैक्टरों को एक्टिवेट इनिबिट करता है, फैक्टर 2 यानी कि थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो हिपैरिन होता है वो एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A को क्या करता है, इनिबिट करने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा पाथवे याद रखना चाहिए। कुछ एक बात और बताने जा रहा हूँ, सुने ध्यान से, कि जो अगर आपसे कोई कहे कि सबसे शॉर्टेस्ट ना क्या, कि सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ कौन से क्लोटिंग फैक्टर की होती है, तो SS7 और SS शॉर्टेस्ट, यानी कि 7 नंबर क्लोटिंग फैक्टर की हाफ लाइफ सबसे कम होती है। अगर आपसे कोई कहे कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी टी हाफ सबसे ज्यादा होती है, तो फैक्टर 2 यानी कि 2 लॉन्ग, यानी कि सबसे ज्यादा हाफ लाइफ किसकी होती है, फैक्टर 2 की, और सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ किसकी होती है, फैक्टर 7 की। SS7 SS शॉर्टेस्ट, T से 2 लॉन्ग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो विटामिन के बनाने का काम होता है ना, वो हमारे एंटेरिक यानी कि इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नियोनेट के अंदर ना इस एंटेरिक बैक्टीरिया की कमी होती है, तो वहां पर विटामिन के की कमी होती है बच्चों में, इसलिए बच्चों को विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, IM। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, एक छोटी सी बात जो मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए कौन सा टाइम हम देखेंगे, हम देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PTT टाइम, और इंट्रिंसिक पाथवे के लिए हम कौन सा टाइम देखेंगे, APTT टाइम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे डैमेज होगा तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज होगा, और अगर इंट्रिंसिक पाथवे बर्बाद होगा तो APTT टाइम इंक्रीज होगा। ये हमारे पूरे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अगली वीडियो के अंदर हम झलकियां देखेंगे बीमारियों के बारे में।